Glycolysis. Now, the term glycolysis has originated from the Greek word glykos. Glykos का मतलब होता है, glykos simply means sugar and lysis simply means splitting. तो जो है ये है ग्रीक वर्ड है सबसे पहली बात तो, ठीक है. आगे द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं एमडन, ई का एमडन, एम का मेयरहॉफ एंड जे का पार्नस. इनके ही नाम से हमने बनाया था, इनके हमने इनिशियल्स ले लिए थे, बस ये लिया था और हमने बोल दिया था कि ये ईएमपी पाथवे हैं. तो एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस. इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स ये सिर्फ ओनली पाथवे इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इज ग्लाइकोलिसिस. मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि ग्लाइकोलिसिस O2 जब होगा तब भी होगा और O2 जब नहीं होगा तब भी होगा, दोनों कंडीशंस में होगा. दूसरी बात, ये साइटोप्लाज्म में होता है और बाकी जो हम पढ़ेंगे यानी कि क्रेब्स साइकिल और ETC और लिंक रिएक्शन उससे पहले जो होता है उसको तो मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में कराना पड़ता है. बट हमारे प्रोकैरियोट्स, उनके पास तो है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास तो है ही नहीं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, तो उनमें भी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म की नीड है ना इस रिएक्शन को होने के लिए, और ऊपर से O2 ना भी हो तब भी चलेगा. तो ग्लाइकोलिसिस तो बेसिक है, मतलब ये तो होगा ही होगा सब में, मतलब इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सल है, ठीक है. इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडाइज होता है, पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और एक ग्लूकोज बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज. और क्या होता है, जो हमारा सुक्रोज है इस पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो है इनवर्टेज. एंजाइम कौन सा होता है, इनवर्टेज, और इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स, वो इंटरकन्वर्टेबल हैं. तो अगर हम एक ग्लूकोज के हिसाब से अपना ग्लाइकोलिसिस चलाते हैं तो फ्रक्टोज के हिसाब से भी सेम चलेगा. तो एक सुक्रोज में अगर एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है तो 2 ग्लूकोज अगर हम कंसिडर कर लें और कैलकुलेशंस कर लें, सो इट डज नॉट मैटर, द आंसर विल कम द सेम. इन प्लांट्स और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, बस यही दे रखा है कि एंजाइम इन्वर्टेज एक्ट करता है एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड्स readily enter the glycolytic pathway. Okay, now we will study glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate, but the activity of the enzyme hexokinase, जिसका आपका कोफैक्टर होता है वो होता है मैग्नीशियम. क्या होता है, मैग्नीशियम कोफैक्टर होता है. तो अगर हम देखें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड. विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज अगर होगा तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेगा. इसके एक मोल में 6 कार्बन होते हैं, इसके भी एक मोल में 6 कार्बन होते हैं, बट एक फॉस्फेट अब आ चुका है 6th पोजीशन पे. दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आइसोमराइज करता है टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, थोड़ा सा आपको रिकैप दे देते हैं. हमने ये पढ़ा था यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे हुआ. देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, तो यहाँ पे ATP का कंजम्पशन हो जाएगा, ADP और IP बन जाएगा. एक्सोकाइनेज मैग्नीशियम को फैक्टर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, एक मोल 6 कार्बन 1 फॉस्फेट. अब इस पर एंजाइम एक्ट करता है फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट बनता क्या है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो एक मोल बनता है, 6 कार्बन है और 1 फॉस्फेट है. ठीक है, ओके, क्लियर है. 1 मोल 6 कार्बन और 1 फॉस्फेट तक का हमारा क्लियर हो गया. तो आपका बन गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. In glycolysis, a chain of 10 reactions under the control of different enzymes take. मतलब वो थोड़ा सा ओवरऑल बता रहे हैं, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे. To produce pyruvate from glucose, while studying the steps of glycolysis, please note the steps at which कहाँ हमारी कहाँ हमारी यूटिलाइजेशन हुई है ATP की, कहाँ हमारी सिंथेसिस हुई है ATP की, वो देखेंगे. और कहाँ NADH और H+ की यूटिलाइजेशन सिंथेसिस हुई है, इसकी तो सिंथेसिस ही होती है. ATP इज़ यूटिलाइज एट 2 स्टेप्स. इस 2 कौन से स्टेप्स होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप होता है और एक होता है थर्ड स्टेप. ठीक है, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंड होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तब. आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं, जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, याद है आपको, तब आपका ATP कंजम्पशन हुआ. और जब आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्जन हुआ तब आपका ATP का कंजम्पशन हो गया. ठीक है, अब जैसे ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा
है ना। तो इसमें 1 मोल में 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है, ठीक है, 2 फॉस्फेट आ गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इनका क्या होता है, इन पे एल्डोडेज एंजाइम एक्ट करता है और ढाप और पीजीएल बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल। 1 मोल 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, और इसमें 1 मोल 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट। This fructose 1,6-phosphate is split into DAP and PGAL. We find there is one step where NADH और H+ is formed from NAD+. मतलब वो बस रैंडम स्टेप डिस्कस कर रहा है, वो देख नहीं रहा। अब जैसे ही ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो देखो एक बार, जब ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, अब हमारे पास 2 मोल हो जाएंगे 3PGL के। तो 3PGL का अगर हम देखें तो इसके पास, जैसे कि एक मैंने ये 3PGL ले लिया, ये 3PGL ले लिया, ठीक है, बस लिया है मैंने, बस लिया है। तो मैंने अलग अलग करके बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे, एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया। बट अगर हम सिर्फ एक का करें और फिर बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, हम वैसे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टेप वो बता रहा है, अब जैसे ही बन जाएगा 3PGL, अब वो 1,3-BPG में कन्वर्ट होगा तो आपके पास PGL का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो 3PGL से हाइड्रोजन निकल जाएगा जो NAD+ ले लेगा, NAD+ को 2 हाइड्रोजन मिल गए, तो NAD+ + 2H, और आपके पास NADH और H+ बना लेगा वो, उसका काम यही है, तो NADH और H+ बना लिया। तो इसने यही लिखा है। अब NCERT क्या कहती है कि देयर इज़ वन स्टेप where NADH or H+ is formed from NAD+. This is when 3-phosphoglycerol is converted into 1,3-BPG. 2 redox equivalents are removed, मतलब 2 hydrogen atoms are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PGL and transferred to molecule of NAD+. तो जैसे ही NAD+ को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे वो NADH और H+ में कन्वर्ट कर जाएगा। इसका एक प्रोसेस होता है। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ये कैसे हुआ है। NAD+, अब 2 हाइड्रोजन को हम अलग करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, एवरीबडी नोज दिस। अब इसको थोड़ा और अलग करके लिख लीजिए, तो एक H+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, NAD+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और NAD बना देगा, NAD बना दिया उसने, और ये H+ और एक इलेक्ट्रॉन H बनाएगा तो एक H इधर आ जाएगा और एक H+ बच गया, यहाँ पे H हो गया। तो ऐसा थोड़ा ओवरऑल प्रोसेस चलता है हमारा। PGAL इज़ ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, PGAL इज़ ऑक्सीडाइज्ड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ से हमने ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक लिया था, तो बस ये होता है, ये दे रखा है NCERT में। और क्या दे रखा है, PGL इज ऑक्सीडाइज एंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA। अब क्या बनेगा, 1,3-BPG। इसके मदद से 1,3-BPG बन गया, तो आपके पास 2, अब हमारे पास 1 मोल में 2 फॉस्फेट है। 1 मोल में कितने फॉस्फेट हैं, 2 फॉस्फेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ज़रा, PGL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. The conversion of BPGA to 3PGA. अब हम क्या बना रहे हैं, BPGA to 3PGA। फिर से हमारा 7 स्टेप आ गया है। अब फाइनली हमारी डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। सबसे पहली बार अब ATP फॉर्म होगी। इधर एक बन लिया तो एक इसकी भी कंसिडर कर लो, तो आपके पास टोटल कितनी बन जाएगी, 2 ATP फॉर्म हो जाएगी। 1,3-BPGA जब 3PGA बनाता है तो 2 ATP फॉर्म्ड होती है। क्या बोला मैंने, 1,3-BPGA जब 7 स्टेप में 3PGA बनाता है 2 मोल, तब आपके पास 2 ATP फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्या बोलती है NCERT, BPGA is also an energy unique with energy start from the formation another ATP synthesized during the conversion of peptopyruvic acid। अब हमारे पास 3-BPGA क्या बना रहा था, 3PGA, उसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, we don't like this, okay now। अब 3PGA से क्या बनेगा, 2PGA। फॉस्फेट की पोजीशन बस चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। 2PGA से पेप बनेगा और वो सीधा बता देगी, पेप से जब पायरुवेट बन जाता है फाइनली, तो एक और बार एनर्जी फॉर्म होती है। यहाँ पे अगर एक ATP निकलेगी तो एक यहाँ की भी हम कट डाउन लेंगे, तो यहाँ पे 2 ATP फॉर्म हो जाएगी, बस दे रखा है, ठीक है। और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 2 ATP फॉर्म हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। कैन देन कैलकुलेट हाउ मेनी डी, ओके, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्टली, सिर्फ डायरेक्ट ATP पूछ रहा है, वो NADH वाली ATP नहीं पूछा। तो सिर्फ डायरेक्ट ATP जब पूछे ना, तो हम बोलेंगे 4 ATP, कितनी, 4 ATP, ठीक है। और 2 उसने कंज्यूम कर ली थी, तो 2 उसने कंज्यूम कर ली थी, तो आपके पास 2 ATP नेट गेन होगा डायरेक्ट वाले का। Pyruvic acid is then the key product. What is the metabolic fat? It depends upon the cellular need. There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid.
These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. हमारे में ये होता है fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes as well. For the complete oxidation of glucose of CO2 and H2O, हर organism को link reaction होता है, फिर Krebs cycle होती है, फिर ETC में जाना पड़ता है, which is aerobic respiration. This requires O2 supply. थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हम थोड़ा सा 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन व डायरेक्ट एटीपी फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं. एट 7th and 10th स्टेप में होता है डायरेक्ट एटीपी, 4 एटीपी बनती है, और फर्स्ट और थर्ड स्टेप में हमारे एटीपी कंज्यूम होती हैं 2, तो नेट गेन ऑफ एटीपी डायरेक्ट का 2 होता है. और 6 स्टेप पे वापस 2 NADH बनते हैं, 6 एटीपी फॉर्म, टोटल इनडायरेक्ट एटीपी 6. तो टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने ETC भी इंक्लूड कर लिया, वो 2 + 6 और आपका 8 एटीपी आंसर आ जाता है. ठीक है. Thank you. This was all about the glycolysis. Thank you very much.